वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू स्टेफिल फैमिली। डेफिल मेंबर्स, मैंने अपने करियर में कभी भी भारतीय बाज़ार को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना रोबस्ट और ऑफ कोर्स इतना आत्मनिर्भर कभी देखा नहीं है। जब मैं दोस्तों इंडियन इकोनॉमी को इतना मजबूत बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जीडीपी हर साल 10% से ग्रोथ कर रहा है, बल्कि ये है कि वर्ल्ड जीडीपी से अगर आप कंपेयर करें और जो ब्लैक स्वन इवेंट हमने देखा, जो पोस्ट 2020 कोविड के बाद आया, रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद बहुत सारी कंपनीज की हालत खस्ता हुई, उसके बावजूद भी 7% के आसपास ग्रोथ करना, जहां पे लीडिंग इकोनॉमी की बात की जाए उनकी हालत खस्ता थी। ये अपने आप में दोस्तों मुझे काफ़ी आश्चर्यचकित करता है और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दशक में 20 साल में ये उभरता हुआ भारत है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो इसी बीच में गैस मैं इधर पे 5 स्टॉक कवर करने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि 2024 में एफआईएस के इन्फ्लो आने से काफ़ी अच्छा पैसा बना सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों, अगर आप मुझसे फॉलो करते हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे डेली वीडियोस को मिस नहीं करते हैं, तो स्टॉक फटाफट में दोस्तों मैं डेली एफआईएस और डीएस के आंकड़े को दिखाता हूं और इस आंकड़े को देखने के बाद हमें प्रॉपर जजमेंट मिला कि कब स्मार्ट मनी का पैसा आया और कब भारतीय बाजार आसमान की ऊंचाई पे पहुंचा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि दिसंबर 2023 में ना, ये फेब 2021 के बाद सबसे बड़ा इन्फ्लो था, जहाँ पे एफआईएस तो 32,000 करोड़ के आसपास बाइंग किए। डीआईएस पे दोस्तों पीछे नहीं हटे और ऑफ कोर्स ये एसआईपी का दोस्तों जो ट्रेंड बनाया ना, मैंने कहा सपने में भी सोचा नहीं था कि 2020 के बाद एसआईपी इतना प्रचंड मात्रा में आ सकता है। बोलेंगे वेट सर, ऐसा क्या हो गया जहाँ पे आप इतना तारीफ कर रहे हैं? तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, 2008 में पता है क्या हुआ था? एफआईएस ने मात्र 1 लाख करोड़ के आसपास माल बेचा था, भारतीय बाजार आधा हुआ था। कोविड में तो गाइस भारतीय बाजार में फिबोनाची पैटर्न का 38% ही करेक्शन हुआ। बट दोस्तों उसके बाद एफआईएस अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली 15, 16, 17 ये 3 साल नेट सेलर थे। उनकी फ्रीक्वेंसी गाइस अगर आप देखें ना तो बहुत ज़्यादा नहीं थी। इवन इतना पैसा तो दोस्तों भारतीय बाजार में आए दिन 2-3 महीने के एसआईपी भी होते हैं। दोस्तों अगर आप ठीक से देखें ना, 2021 के बाद 2023 तक एफआईएस ने कितना माल बेचा, और ये दोस्तों सही में ब्लैक स्वन इवेंट था, बिकॉज मैंने अपने करियर में एफआईएस को इतना माल बेचे हुए देखा नहीं। और 2022 में भी यही हमें दिखाई पड़ा, ऑल्दो गैस एफआईएस ने अपनी गलती को सुधारा और 2023 के स्टार्टिंग 3-4 महीने के सेलिंग के बाद ना उनकी 8 महीने का जो रुझान है वो पॉजिटिव में रहा, जिसकी वजह से शुरुआती कुछ समय पहले एफआईएस के यही आंकड़े 80,000 करोड़ के आसपास नेट सेलिंग के थे, जो गैस घट के मात्र 13,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए। और ऑफ कोर्स इसमें दोस्तों भारतीय जो पार्टिसिपेशन रिटेल करना ये बहुत ही अहम है। और गैस मैं गर्व के संग बोलना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि सही में रिटेल पब्लिक भी इस बार एफआईए से कुछ ज़्यादा पैसे बनाए हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको याद होगा जब 2020 के बाद जब मैंने चैनल की शुरुआत करी थी, कोविड के फर्स्ट वेव की बात की जाए, काफ़ी लोग स्केप्टिक थे, परेशान थे। मैंने कहा सबको हमेशा जो आउटलुक है पॉजिटिव हो सकता है और ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, उसके बारे में बताया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्लाइंड बोल रहा हूँ। ऑफकोर्स ऑप्टिमिस्टिक होना मेरा कैसे एक नेचर है, लेकिन यस कोई भी स्टॉक को कोई भी पागलपंथी के भाव पे खरीदना ये चीज़ सही नहीं है। पागलपंथी के भाव पे लोग खरीद तो रहे हैं, बट उसमें दोस्तों न्यू कमर्स है और खासकर एफपीएस एफआईएस अगर आप देखें 2023 का रिव्यू अगर आप देखें ना, एफआईएस ने गैस 1,65,000 करोड़ के आसपास इन्फ्लोज लाए हैं, जिसमें डेट इक्विटी सब कुछ मिलाया है। और ये इन्फ्लो गैस 2020 के बाद ना सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको चाहता हूँ कि सिखाऊँ, और गैस मैंने ये बात बहुत बार समझाई और बताई भी है कि निफ्टी महबूबा है। बहुत लोग शुरुआती आवर्स में काफ़ी हंसते थे, बट उसमें इसलिए बोलता था बिकॉज 7% के आसपास जीडीपी ग्रोथ, जहाँ पे वर्ल्ड नेगेटिव में है, यूरोप नेगेटिव है, यूके तो ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया था कि उनकी हालत कैसे खस्ता हुई है। बट दोस्तों जैसे ही चीज़ नॉर्मल हुई ना, भाव नॉर्मल नहीं मिला। जैसे ही चीज़ ठीक हुई एफआईआईज आए, और मैंने आपको हमेशा बताया कि एफआईआईज तब आते हैं, तब वो पैसा निवेश करते हैं जब उनके लिए सब कुछ सही हो। तो मार्केट तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पे था, बट जैसे ही गैस
इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुआ, रेट कट का होप जागा, तभी दोस्तों एफआईएस और एफपीएस पैसे लेके आए। और जिन्होंने गैस थोड़ा सा गट्स दिखाया ना, उनके पैसे बने। अभी भी गैस नोटेबल एक चीज़ आप देखिएगा, निफ्टी 18% के आसपास ही वाईटीडी में पैसे बनाए, जहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ही तगड़ी रैली हमें देखने को मिली, जहाँ पे गैस बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप की बात की जाए 40% 50% से भी भागते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, मिड कैप स्मॉल कैप सही में काफ़ी हद तक एक्सपेंसिव हो चुके हैं। इसको खरीदने से पहले 10 बार आप विचार कर सकते हैं। रेस्ट कैसे अपनी मर्जी के मालिक है, लेकिन ये जिस कंपनी में अर्निंग का दम है उसको कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब 2023 दोस्तों इतना काइंड बीता है ना, अगर 2024 में मेरे पोर्टफोलियो में 10-15% के आसपास गिरावट भी होती है, मैं उसके लिए ओके हूँ। बिकॉज मार्केट में आप ये मत सोचिएगा कि हर साल पैसे बने, लेकिन पैसे वही बनाए जो मार्केट को छोड़े नहीं। और यही दोस्तों मैं को बताना चाहता हूँ। तो अभी भी गाइस मुझे लगता है कि इंडेक्स लेवल में तेज़ी आ सकती है, और इंडेक्स के की प्लेयर अभी भी उतना भाग्य नहीं है। बट येस, अगर फॉरेन इन्फ्लोस अगर ऐसे ही रहें और भारत अगर ऐसे ही तरक्की करता रहा, तो मेरा ऐसा मानना है कि टॉप 5 लार्ज कैप कंपनी निफ्टी के सेंसेक्स की, उसमें अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। पहला स्टॉक है एस एक्सपेक्टेड। आप सोच भी रहे होंगे कि मैं रिलायंस का नाम लेने वाला हूँ। यस, मैं लूँगा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में गैस पिछले 1-2 सप्ताह से जो रैली हुई है ना, उसमें इंडेक्स मैनेजमेंट हुआ है, जहाँ पे हेवी वेट्स में उतनी तेज़ी नहीं है, बल्कि इंडेक्स को मैनेज करके निफ्टी 21,700 के आसपास है। मेरा गैस इस साल का टारगेट ही था 21,000। चूँकि बाजार काफ़ी काइंड था, काफ़ी विनम्र था, उससे अच्छे पैसे बने। अब ये कभी मैं सोच नहीं सकता कि मार्केट में 1,000-2,000 पॉइंट के आसपास पुल बैक नहीं होगा। होता भी है तो मैं उसके लिए ओके हूँ। और यही मानसिकता दोस्तों आप सेट करिए ना, तब बाज़ार से आप रियलिस्टिक व्यू पे चलेंगे। आप ये सोचेंगे कि जो प्रॉफिट आपके पास है वो परमानेंट है, ये पॉसिबल नहीं है। प्रॉफिट दोस्तों आपकी अगर 1 लाख है ना, वो गिर के 60 भी हो सकते हैं। अगर आप नहीं बेचेंगे तो गुड केस में 1 लाख 20, 30, 50, 2 लाख ही पहुँच सकते हैं। बट दोस्तों ये प्लस माइनस होकर चलेगा। तो रिलायंस की बात की जाए, एक समय 7 साल कोई पैसे नहीं बनाए, और उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो लास्ट 6 साल में बहुत पैसे बनाए। और ये इस केस में जब रिलायंस में गए 2-2.5 साल में कोई बड़ी रैली विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिली है। ऐसा मानना है दोस्तों, गोइंग फॉरवर्ड अगर आप रिलायंस को समझते हैं कि कैसे ही अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देते हैं, डीमर्जर करते हैं, रिलायंस जियो के शेयर्स आपको फ्री में मिल गए। साथ ही साथ दोस्तों आप एक चीज़ और नोटिस करिएगा, विटनेस करिएगा कि रिलायंस जैसी हाथी कंपनी ना अपने ओएमसी बिजनेस में निर्भर नहीं है। रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो, ये इनके गाइस बहुत ही बड़े सेगमेंट आने वाले कल में हो सकते हैं। और इनका कभी भी अनलॉकिंग वैल्यू हुआ ना, ये बहुत ही फ़ायदा दे सकता है। मिड कैप की तरह तो भागेगा नहीं, ना स्मॉल कैप की तरह, लेकिन दोस्तों कंसिस्टेंट जो पैसे हैं 12%, 15%, 20% गुड केस में अगर ये बनते भी हैं तो बिल्कुल भी ख़राब दाव नहीं है। इस बैंक की बात की जाए, बीच में गैस काफ़ी ट्रोलिंग हो रही थी, बट मैंने बताया था कि वैल्यूएशन एक डिकेडल लो पहुंच चुका है, मतलब 10 साल का लोवेस्ट स्टैंड पे। और कंपनी की अर्निंग्स लाइफ टाइम हाई पे हैं। और उसके बाद उसको क्या हुआ कि अक्टूबर के महीने के बाद जैसे ही एफआईएस का इन्फ्लो कुछ ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स कैसी कंपनी 17% के आसपास 2 महीने में चढ़ चुकी है। ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड अगर आप ये कल्पना करते हैं कि भारत का जीडीपी और आगे बढ़े, और बिना बैंक एनबीएफसी का आप गलत ट्रैक में, गलत लाइन पे हैं। बिना बैंक एनबीएफसी का दोस्तों बिजनेस कैसे ग्रो होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश के इस नंबर 1 जो प्राइवेट बैंक हैं, आप खरीदे फिर ना खरीदे आपकी पर्सनल मैटर की बात है। बहुत लोग तो काफ़ी निराश इसलिए हो जाते हैं बिकॉज लार्ज कैप है, और दूसरे साइड में उनके वॉच लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो डेली अपर सर्किट में रहते हैं। उन सब में रिस्क है, अगर आपको रिस्क लेना है तो ठीक है, अगर रिस्क नहीं लेना, रिवॉर्ड चाहिए, तो इन सब कंपनी में निवेश करते हैं तो कोई ख़राब चीज़ नहीं। अगर आप निवेशित हैं, मैं बोलूँगा कि आप लॉन्ग टर्म तक निवेशित रहें। ये सब कंपनी हमेशा नहीं भागती है, बट ध्यान रखिएगा आपके पैसे डूबते भी नहीं हैं, बिकॉज बाजार तो हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड पे ही काम करता है। ये कंपनी दोस्तों जो जिसको मैंने चुना है, जो मीडियन पी के लगभग ये हमें देखने को मिल रही है, बजाज फाइनेंस। ये दोस्तों देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी हमें देखने को मिलती है, और जिस हिसाब से इनके ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स में हुए हैं वो रिमार्केबल है। लेकिन ये प्राइस की बात की जाए तो बहुत ही लंबा कॉन्सोलेशन फेस में हमें देखने को मिल रहा है। बीच में तो कैसे 8,000 के ऊपर गया था, तो हम लोग को लगा था कि अब जल्द ही बेस बन के 9,000 भी दर्शन होंगे। लेकिन ये शेयर बाजार है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बिकॉज मार्केट है तो कभी ऊपर जाएगा, हमारी उम्मीद से अच्छा करेगा, कभी ख़राब करेगा। तो कंपनी ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। इस क्वार्टर के नंबर्स पे का मेरा फोकस रहेगा, और जैसे ही नंबर्स में कुछ डेवलपमेंट होगी, कुछ क्लियर रोड मैप आने वाले कल का फोरकास्टेड अगर होगा, तो एचडीएफसी बैंक भी अच्छा काम कर सकता है। और ऑफकोर्स बजाज फाइनेंस में भी पैसे कल भी बनते थे, आज ही बनते हैं, और आने वाले कल में अगर आप पेशेंसली होल्ड करेंगे ना, तो ही आप पैसे बना सकते हैं। बात उसकी पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व। अब बोलेंगे सर वेट सर, गूगल में क्यों नहीं दिखाया? तो गूगल में अभी भी बोनस स्प्लिट का प्राइस एडजस्टमेंट नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि बीच में कंपनी ने बोनस भी दिया था, स्प्लिट भी दिया था, वरना गैस का जो शेयर प्राइस है ना 17-18 हज़ार के आसपास होता। बीच में गैस एक लाइफ टाइम मौका मिला था उनके लिए, जिनको 2020 की जो मंदी है
वो छूट गई थी। बट उसके बाद गैस अगर आपने नहीं पकड़ा पकड़ा तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ा इस कंपनी को एसआईपी करें, लेना चाहते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म आप एसआईपी कर सकते हैं। बिकॉज ये सब कंपनी की बात की जाए अभी भी लाइफ टाइम हाई से थोड़ा बहुत दूर है। बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड निफ्टी में जो आर टू आर है, रिस्क टू रिवॉर्ड, वो काफ़ी अनुकूल है। स्टॉक की बात की जाए डिविस लैब, ये भी गैस मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक में से एक है। बिकॉज अगर फार्मा में मुझ जुड़े हुए हैं, मैंने डिविस लैब को हमेशा कवर किया। तो जी हाँ दोस्तों, बीच में कंपनी 5,000 का भी हुई थी, बट उसके बाद गिर के कितना हुई पता है, 2700। और उसके बाद गैस आज 3900 के आसपास है। मतलब कोविड के बाद जो रैली थी वो फुस हुई, सारे फ्रॉथ निकले, और ऑफकोर्स जो वीक हैंड्स है वो सफाया हो गए। अब जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स घुसे हैं वो आने वाले कल का आउटलुक लेके घुसे हैं, तो कंपनी अच्छी है। और इन सब कंपनी में गैस भले ही आपको KPI ग्रीन, KPIT, VBL, पॉली कैप की तरह तो 3 4 5 साल में 8 गुना 10 गुना पैसे नहीं होंगे, लेकिन यस इन सब में कंसिस्टेंट पैसे बनते हैं। अब 10 साल के फ्रेम की बात की जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि 3 साल कंपनी चलती नहीं है, 3 साल कंपनी बहुत भागती है, 2 साल कंपनी साइडवेज में चली जाती है। बट ओवरऑल दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी आपको रिवॉर्ड देती है। और जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है ना, किसी प्राइस को देखना बंद करिए, बिजनेस को देखिए, और अगर आपके पास कन्विक्शन है, पेशेंस है ना, तो ही पैसे बनाएंगे। इतना दोस्तों पब्लिक जो मार्केट में आए हैं, क्या अभी तो पैसे बन गए, चलिए मार्केट काफ़ी काइंड है, लेकिन क्या हमेशा बनेंगे? नहीं। बाजार में का पेशेंस भी टेस्ट होगा, और इसमें वही पास होगा जो बाजार को कम से कम 5 7 साल झेलेगा। और ये गैस मेरा पर्सनल अनुभव है, जब तक आप इस टाइम फ्रेम से आगे नहीं निकलेंगे ना, तब तक गैस बाजार को सीखना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और जो लोग सोच रहे थे कि FIAs बेच रहे हैं, क्या बात है, आज वो समझ गए होंगे कि FIAs तभी आते हैं जब सब कुछ ठीक रहे, और FIAs महंगे को महंगा करते हैं। इसलिए क्या जब वैल्यू बाइंग का मौका मिलता है तो उसमें काफ़ी डर होता है। बट जो डर पे कायम किया, संतुलन किया, उनके 200 अल्फा जो एडिशनल रिटर्न्स होते हैं ना, वो ज़्यादा बनते हैं। इन 5 स्टॉक्स में से कौन कौन सी आपके फेवरेट स्टॉक है बताइएगा ज़रूर। यस, मुझे पता है कि बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भी, सर मैं फेडअप हो चुका हूँ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते करते, मैं नहीं करूँगा बिकॉज ज़्यादा पैसे बनते नहीं। अच्छी बात है, बिकॉज मैं मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप को भी कवर करता हूँ। लेकिन मैं कैसे फिर से बताना चाहता हूँ कि सबका प्रोफाइल अलग अलग होता है। किसी का उम्र 50 साल है, तो किसी का 25, तो किसी का 40। सबका रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग अलग है। अब आप डिसाइड करिएगा कि आपको किस पर चढ़ाई करनी है। अब ऐसा नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा रैली हो गई है तो बबल है। अभी भी गैस कंपनी अगर अच्छे नंबर्स को पेश करेगी तो प्राइस शूटिंग एडजस्ट होगी, लेकिन यस एक्सपेंसिव तो गैस मिड कैप स्मॉल कैप हुआ है। और जब स्मॉल कैप 208 या 8 या 700 के आसपास था ना, मैंने गैस ब्लैंकेट उस समय वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि रिस्क टू रिवॉर्ड स्मॉल कैप के पक्ष में है। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में, 1 आध साल में, लार्ज कैप भी आउट परफॉर्म कर सकता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, बिकॉज ये मेरा पर्सनल अनुभव है। और कुछ भी करने से पहले मुझे गैस ब्लाइंडली फॉलो ना करें, और ब्लाइंडली जो मैंने शेयर बताए हैं उसको बाई सेल करने से बचें। खुद की रिसर्च खुद करें, और ऑफकोर्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ना सलाह मशवरा करने के बाद ही कुछ आप काम कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी के टाइम बन चुके हैं, इसलिए कैसे डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।